बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन शादी के बाद अपने आप को फरामोश कर देती हैं, जिससे उनका कितना नुकसान होता है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत टैलेंट दे के भेजा है, यूनिक बना के भेजा है। हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बना के भेजा है और फिर हर इंसान के अंदर कुछ टैलेंट रख दिए। साइंस ये कहती है कि हर शख्स के अंदर 3 से 5 टैलेंट होते हैं, जिन टैलेंट को इस्तेमाल करके वो दर्जनों काम कर सकता है। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने टैलेंट दे के भेजा। कुछ हॉबीज़ इंसान की होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ उसकी होती है, लेकिन होता क्या है, जब शादी होती है या ख़ासतौर पर जब बच्चे होते हैं, उसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसको लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी होती है, शादी के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो क्या कहेंगी आप वजह इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जब मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ और ख़वातीन से जब मेरी बात होती है तो एक जो बड़ी चीज़ नज़र आती है मुझे, जो उनके अंदर एक एहसास नदामत होता है या एक कमी होती है, तो वो ये होती है कि शादी से पहले तुम ये काम करती थी और शादी से पहले की लाइफ तो ऐसी ही थी, शादी के बाद मैं कुछ कर नहीं पाती। ये मेरे शौक़ थे, वो सारे शौक़ मेरे ख़त्म हो गए शादी के बाद। और जब मैं उनसे कहती हूँ जो आप शादी पहले काम करती थी ना, वही काम दोबारा करना शुरू कर दें, तो आप यकीन करें उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आता है। उनके शौहर भी उनसे खुश होते हैं, बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं माँ के अंदर तब्दीली देख के। तो इससे साबित ये होता है कि जो आपका पैशन है, जो आपका शौक़ है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी आपको अपने आप को फरामोश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप उसको इस तरह देखें ना कि अगर 2 ख़वातीन के बारे में आप तस्वुर कीजिए अपने सराउंडिंग के अंदर। एक वो है जिसका कोई शौक़ नहीं है, जो रूटीन डे टू डे लाइफ गुजार रही है, शौहर और बच्चों को देखने के अलावा उसके पास कुछ अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और दूसरी औरत वो है जो अपने शौक़ को भी तरजीह देती है, अपनी लाइफ के बारे में सोचती है, वो इस तरह से प्लान कर रही होती है। दोनों में किसकी ज़्यादा इज्जत होती है? मैं भी रवैयों की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों का रवैया एक जैसा है। बाज़ लोगों को रवैये की वजह से पसंद नहीं किया जाता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो जब आप देखते हैं कि ऐसी औरत को जो एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही है, सब इज्जत करते हैं उसकी, कोई उससे गलत बात नहीं करता, कोई उससे बदतमीजी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और उससे जो दूसरी वाली है उसको हम आमतौर पर देखते हैं कितना मिसट्रीट किया जा रहा होता है, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। नाज़रीन, जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी होती क्या है। फिर आप ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपने पैशन को इज़्ज़त देंगे तो लोग आपको भी इज़्ज़त देंगे। अपने पैशन को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपने आप को इज़्ज़त ही नहीं दे रहे तो आपकी औलाद आपको इज़्ज़त नहीं देगी, आपका शरीक हयात आपको इज़्ज़त नहीं देगा। अपने आप को इज़्ज़त देने का मतलब ये कि अपना ख्याल, जब आप किसी की इज़्ज़त करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी फीलिंग का ख्याल करते हैं ना, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं ना। बस ये काम करना है, इतना मुश्किल नहीं है कि कोई आपको बहुत फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। रिस्पेक्ट है ना, आप अपनी इज्जत कीजिए, जिन चीज़ों से खुशी होती है आपको वो काम कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव बातें, अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, मायूसी की बातें मत कीजिए, उम्मीद की बातें मत कीजिए, पॉसिबिलिटीज की बात कीजिए। अच्छा, माँ को ये खौफ भी होता है ना कि हम अगर इस तरह से करने लग जाएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि हम भी इस तरह खेलना देखेंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। जैसे मुझे ना स्कूल लाइफ से बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने का बेहद शौक था। तो अब ये हुआ कि हम पिछले दिनों लाहौर गए तो वहाँ मेरी कज़न्स वगैरह थी। अब उनके साथ जब मैंने बैडमिंटन खेला तो बच्चों की तो खुशी की इंतहा ही नहीं, वो मुझसे ज़्यादा खुश हो रहे, वो चल रहे हैं कि मामा खेल रही है, मामा इतना अच्छा खेल रही हैं। और मतलब बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ता है अपनी माँ को इस तरह देख कर। जब हम घर से निकलते हैं तो हम गाड़ी तक जाने के लिए या कभी हम बाइक पे जाते हैं तो बाइक तक पहुँचने के लिए अब अली और मेरे साथ बाहर निकलेगा ना तो रेस लगाएगा कि पहले कौन पहुँचता है। और जब हम गाड़ी पार करके अंदर आ रहे होते हैं तो अब अली की ख्वाहिश होती है कि मैं पहले भागूं और बाबा से पहले घर के अंदर दाखिल हो जाऊं, तो दोनों भागते हैं। अच्छा, जब पूरे रास्ते वो इतना खुश होता है, वो दरवाजे पे पहुंच के वो इतना खिलखिला के हंसता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जब आप खेल रहे होते हैं ना तो उसमें जिंदगी में जीत और हार आती है। जीत और हार जब आती है तो एक्साइटमेंट पैदा होती है, और एक्साइटमेंट दोनों तरफ होती है, बच्चों के अंदर भी और आपके अंदर भी। खेलें बच्चों के साथ, फिर आप देखिए कि जिंदगी आपकी कितनी खूबसूरत होना शुरू रहेगी। तो अच्छा, बहुत सी ख्वातीन को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होता है। शादी पहले होता भी है ना, अभी शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई हमने चलो मुकम्मल कर ली है, अब क्या करें, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हो रहे होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के। तो ख्वातीन बड़ी बड़ी चीज़ें बना रही होती हैं। आप देखें जिन घरों में कोई लड़कियां होती हैं उन घरों में ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनी हुई रखी होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की।
अच्छा, शादी के बाद क्या होता है, वो सारे शौक खत्म हो जाते हैं, जबकि शादी के बाद ज़्यादा जरूरत होती है आपको। बिल्कुल सही। थोड़ा टाइम मैनेज करें और बच्चों के साथ बैठ के आप यही आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी करें, फिर देखें आप कि आपका घर का माहौल कितना शानदार हो जाएगा। अच्छा, शादी से पहले क्या होता है, यानी कोई लड़की जो है वो स्पोर्ट्स की चैंपियन है, कैप्टन है टीम की, कोई डिबेटर है, कोई स्पीचेस दे रही है, कोई सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट कर रही है, कोई बैतबाजी में हिस्सा ले रही है, क्या क्या चीज़ें याद आ गई ना आपको। आपको कितनी बातें याद आ गई। तो सोचे ना, वो चीज़ें दोबारा नहीं कर सकते क्या आप? अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा एक एक्साइटेड बच्चा हो, खुश हो, हेल्दी माइंड हो उसका, हेल्दी बॉडी हो उसकी, तो अपने शौक को फरामोश मत कीजिए। बिल्कुल। अगली बात जो आपको सोचनी है, वो अगली बात क्या जहन में रखनी है? अगली बात जो है जहन में क्या रखनी है, अगली बात बहुत अहम इसलिए कि जब हम काउंसलिंग करते हैं ना ख्वातीन की, तो हमें लगता है कि हम आज की माँ से बात नहीं कर रहे हैं, हम पता नहीं किस ज़माने कदीम की कोई माँ है जिससे हम बात कर रहे हैं। हम जब कोई बात कहते हैं आज के बच्चे ये करते हो, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, हम तो इतना करते ही नहीं थे, और बिल्कुल लगता है कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, क्या काम हो रहे हैं दुनिया में, कुछ नहीं पता उन्हें, बिल्कुल ब्लैंक होती हैं माएँ। तो हमें बड़ी हैरत होती है। अच्छा, उनकी उम्र जब पूछते हैं क्या उम्र होती है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन वो जो होती है बिल्कुल ऐसी हो जाती है उन्हें कुछ नहीं पता। जबकि आपको पता ही है नेट जो है पाकिस्तान में अभी कितना ज़माना हो गया है, इनमें से बहुत सी ख्वातीन ऐसी होंगी, बिल्कुल, तो बहुत सी ख्वातीन ऐसी होंगी जिन्होंने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में, लेकिन आज बिल्कुल ब्लैंक हैं। 21वीं सदी की माया, अब पुराने ज़माने की माया नहीं है। आपने सारी टेक्नोलॉजी अपने सामने देखी है। बिल्कुल। कितनी सारी लड़कियां वो हैं जो कि जब स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, फेसबुक आ चुका था, यूट्यूब आ चुका था, बाकी चीज़ें आ चुकी थी, वो गूगल क्या करती थी, अपने नोट्स असाइनमेंट वहाँ से बनाया करती थी। बिल्कुल ऐसा भाई आपको इतने पुराने लोग नहीं हैं। तो अपने आप को इस तरह से क्यों जाहिर कर रहे होते हैं कि आप बहुत ही पुराने ज़माने के बैकवर्ड किस्म के लोग हैं? जब आप उस वक्त उस टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ़ थी और उसको आप इस्तेमाल करना जानती थी, तो आज पे जो नई नई ऐप्स आ गई हैं और नई चीज़ें आ गई हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल, आप स्कूल भी गई हैं, कॉलेज भी गई हैं, और अगर नहीं गई हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने सारा का सारा माहौल अपने सामने तो देखा है ना, टीवी तो आपने देखे हैं, फिल्में तो देखी हैं, ये सब चीज़ें तो देखी है ना। तो अब अपने आप को कम से कम डिग्रेड मत करें कि हम तो पता नहीं कितने पुराने ज़माने के, 1901 के नहीं हैं आप लोग। आप इसी सदी 21वीं सदी के लोग हैं आप लोग। तो अपने बारे में सोचिए, अपने पैशन के बारे में सोचिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो इंसान खुश रहता है ना, वही अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकता है। अगर आपको अपनी हॉबीज़ पे भी काम करना है, उनको जारी रखना है शादी बाद भी, तो उसके लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ मसला क्या होता है कि जब हम ख्वातीन से बात करते हैं तो वो कहती हैं कि हम तो अपने शौहर को देखते हैं वो खुश ही नहीं होते हमसे। भाई आप खुश होंगे तो क्या पता वो भी खुश हों, वो भी ये सोचते हो मेरी भी खुशी नहीं होती है। आप खुश होंगी तो होता आपके शौहर भी खुश होना शुरू हो जाए। आप उनका क्यों फेस देखती है कि वो खुश होंगे तो आप खुश होंगी। आपकी जो खुशी है ना, वो पूरे घर भर के अंदर खुशी भर सकती है। लोग सोचते हैं हम खुश कैसे रह सकते हैं, अब तो हमारी शादी हो गई है। सब मर्दों के साथ भी मामला है ये, बेचारे, ये सिर्फ खवातीन नहीं है, बेचारे मर्दों का भी ये मामला है कि वो शादी से पहले इतना एक्टिव होते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब शिकार भी कर रहे हैं, तो पिकनिक्स भी हो रही हैं, लेकिन शादी के बाद वो चीज़ें इतनी कम हो जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मर्दों को भी चाहिए कि अपने, अच्छा मैं मर्दों से कम बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मर्दों को समझाने में गुजरा है। यानी तकरीबन 2008 से लेकर 2018 तक मैंने 90% बातें जो की हैं वो मर्दों से की हैं। तो फीमेल हमारे प्रोग्राम में कम होती थी और उनसे बात करने का मौका कम मिलता था। तो मर्दों को तो मैंने बहुत ही बात समझाई है, और दर्जनों नहीं सैकड़ों मर्द आपको ऐसे नजर आएंगे जो लड़के थे जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आज वो अच्छी अच्छी जगह पे इन चीज़ों को समझ चुके हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो अब ये जब हम यूट्यूब के जरिए बातें कर रहे होते हैं, अब हम माओं को बताना चाहते हैं कि आपका एक बहुत बुलंद मुकाम है, बड़ा मकाम है। इस मकाम को जब आप समझेंगे तो आप एक अच्छे घराने की बुनियाद रखेंगे, और खुश रहना आपका भी हक है, क्योंकि ख़वातीन की खुशी का लेवल पूरी दुनिया में कम होता जा रहा है दिन ब दिन। सही बात। तो हमें जो है ख़वातीन का एहतराम ज़्यादा है, तो इसलिए हम उनसे ज़्यादा बात करते हैं कि आप अपने मकाम को समझिए। अपने मकाम को समझने का फ़ायदा क्या होगा, आपकी खुशी का लेवल ऊपर आएगा, आपकी कामयाबी ऊपर जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो औरतों को समझाते हैं।
औरतों को इसलिए समझाते हैं कि उनसे हमें एहसास है ना कि उनका खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उनको ये नहीं कहते कि जाके खिदमतों में लग जाओ और ये सब कुछ कर दो। हम तो ये समझाते हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारो, बैलेंस के साथ। घर के काम भी करो तो डिग्निटी के साथ करो, घर के काम करो तो एंजॉय करो, तो पैशन को टाइम दो तो अच्छी तरह से टाइम दो। अच्छा, बहुत से सीनियर सिटीजन्स भी हमें देख रहे होते हैं, जो ख्वातीन देख रही होती हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो समझती हैं अब तो लाइफ ख़त्म हो गई, फिनिश, अब कुछ नहीं है, हम रिटायर हो गए हैं बस। तो भाई हम रिटायर नहीं होते हैं, वो हमारी जॉब होती है, हम जॉब से रिटायरमेंट होती है हमारी, बंदा रिटायर नहीं होता है। तो इससे मुझे एक बात याद आई कि हम लोग तो 9th क्लास में या 10th क्लास में थे, तो जो हमारे ऑफिस की एडमिन थी वो अच्छी खासी एज थी उनकी, लेकिन बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी उनकी, मुझे बहुत पसंद थी वो खातून ना। तो उनकी शादी नहीं हुई थी, हम काफ़ी जब से हम स्कूल में तो हमको मतलब ऐसे ही देखा था, शादी नहीं हुई थी उनकी। तो जब हम लोग 10th क्लास में आए तो पता चला भाई शादी हो रही है उनकी। मैंने कहा अच्छा शादी हो रही है, मैं किससे शादी हो रही है? तो मेरी दोस्त कहने लगी कि ना रिटायर कर्नल से शादी हो रही है। मैं अच्छा कर्नल शादी हो रही है, शुरू फौज का बड़ा शौक था, तो मैं अच्छा कर्नल शादी हो रही है। कह रही कर्नल तो नहीं, रिटायर कर्नल है। मैंने कहा तो कह रिटायर का बंदा बिल्कुल रिटायर है, वो रिटायर बंदा इनको मिल रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, फौज में तो बहुत पहले भी अक्सर रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन बंदा रिटायर नहीं होता, उसकी जॉब की रिटायरमेंट होती है। वो तो अभी भी एक्टिव होंगे और बहुत अच्छी बात है कि उनकी शादी जो है कर्नल से हुई है, चाहे वो रिटायर भी है तो क्या हुआ। तो हम समझते हैं बंदा रिटायर हो गया ना, अब उसकी कोई हॉबीज़ नहीं है, कोई शौक नहीं है उसके। जबकि भी आपने देखा होगा फेसबुक पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है, खातून है 90 ईयर्स की और वो निकली है वर्ल्ड टूर पे। और हम लोग क्या करते हैं, हम तो 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, घर में बैठ जाओ बस। अच्छा, हमने परवरिश में भी इस मौजू पे हुल्डा क्रूक की और बाकी लोगों की बात की है, बिल्कुल किस तरह से पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी खवातीन ने और मर्दों ने एज को बालाए ताक रख दिया। कोई 60 साल की उम्र में सोच रहा है मैं वर्ल्ड टूर पे निकल रहा हूँ, कोई 70 साल की उम्र में, हुल्डा ग्रुप का जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, 70 साल की उम्र में सोचती हैं। हमारे औरतें क्या सोचती हैं 70 साल की हो गई ना कि भाई अब तो बस उसकी शादी देख लो फिर अल्लाह ताला उठा ले, उसकी खुशी देख लो, सारी चीज़ें ख़त्म। भाई ऐसा थोड़ी, वो 70 साल की उम्र में कहती है मैं क्या करूँ, चलो पहाड़ों पर चढ़ती हूँ। तो वो फ्यूजी पहाड़ पर चढ़ी, बड़े बड़े पहाड़ों पर गई, और कैलिफोर्निया में कुछ जगहों के कुछ पहाड़ों के ऊपर पार्क जो बने हुए हैं क्रूज पार्क हुल्डा क्रूज के नाम से। तो एज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो KFC का जो फाउंडर है कर्नल सैंडर कैंटी, उस बंदे ने पूरी दुनिया की ईटिंग हैबिट चेंज कर दी। अच्छा, कब ख्याल आया उसको? 60 साल की उम्र में, रिटायरमेंट के बाद। 60 अच्छा वो तो रिटायरमेंट टाइम पे हुआ था। 60 साल की उम्र जो बुढ़े बाबा आपके नजर आते हैं ना, तो 60 साल की उम्र में मैंने सोचा कि यार नहीं यार, मुझे अपने पैशन पे काम करना चाहिए। और पैशन क्या था? कुकिंग। और कुकिंग भी क्या, एक रेसिपी चिकन की, फ्राइड चिकन की। तो अब उस बंदे ने 60 साल की उम्र में पैशन पे काम किया और दिल लगा के काम किया, नाकामी से नहीं घबराया, और क्या पूरी दुनिया का ईटिंग हैबिट चेंज कर दी उसने। एक दो मिसालें नहीं है, जब आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस उम्र के अंदर लोग जो है तालीम की तरफ आए, पढ़ने लगे। पाकिस्तान में भी मिसालें मिल जाएंगी, पड़ोस इंडिया में भी मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी आपको ऐसी मिसालें। बल्कि अभी मैं खातून से बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की हैं वो, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हैं वो, 52 ईयर्स हैं उनकी एज है, लेकिन आप माशाल्लाह देखें उनको, इतनी एक्टिव खातून हैं, वो गाड़ी अपने खुद ड्राइव करती हैं, अपना बिजनेस खुद रन कर रही हैं, जॉब कर रही हैं वहाँ पे। और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो आवाज़ से इतनी जानदार उनकी आवाज़ थी, मुझे लगा ऐसी ही कोई होंगी 35-40 ईयर्स की। जब मैं उनकी एज पूछी तो उन्होंने कहा 52 ईयर्स, तो मैं खुद हैरान रह गई थी, इतनी एक्टिव खातून है। इतनी एक्टिव खातून होने से हुआ क्या कि ना उनके जो बच्चे हैं वो उनसे बहुत क्लोज हो गए, क्योंकि अपने बच्चों का बिजनेस भी देख रही हैं वो ऐसा नहीं वो सिर्फ घर में बैठी हुई हैं, कहती हैं बड़ी एक्टिव हूँ मैं, बैंक के काम सारे मैं निपटा रही होती हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी जॉब के साथ अपने बिजनेस को साथ टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो उनके बिजनेस को मैं देख रही होती हूँ। तो सोचिए उनके बच्चों के दिल में उनकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ती होगी। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, जब आप शादी के बाद ये काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एक रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, मज़े की बात यही है कि शादी से पहले जो काम करते हैं ना वो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है, शादी के बाद जब वो काम करते हैं तो उसकी तो समझें अलग ही रिस्पेक्ट होती है। शादी पहले भी लड़कियां पढ़ रही होती हैं, लोग पूछते हैं भाई क्या पढ़ रही हो, ये पढ़ रहे हैं, अच्छा सही है, सब लड़कियां पढ़ रही होती हैं। लेकिन अगर शादी के बाद आपकी बात होती हो, आप बताती हैं किसी को कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो अच्छा शादी के बाद ही पढ़ रही हो। मुझे खुद याद है जब मेरा खातून पाकिस्तान में हुआ था, शादी के बाद मैंने इनका एडमिशन कराया था कॉलेज के अंदर।
कि शादी जब इनके इंटर का रिजल्ट नहीं आया था तो हमारी बात पर मंगनी हो गई थी ना। हाँ, शादी हमारी होने वाली थी, शादी होने वाली थी। फिर इंटर हुआ इनका, इंटर के बाद इनकी शादी हो गई, तो 19 साल इनकी उम्र थी। तो मैं भी उसके मैंने भी खैर एमफिल में एडमिशन उसके बाद ही लिया था। शादी के बाद मैंने 1-1.5 साल बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। इनका एडमिशन मैंने कराया शादी के 2 महीने बाद ही एडमिशन हो रहे थे, तो मैंने कॉलेज में खातून पाकिस्तान में उनका एडमिशन करा दिया। और जब मैं गई थी एडमिशन के लिए तो वहाँ पर उन्होंने फॉर्म वगैरह दिया और कहा कि स्टाफ रूम में आप जाएं और फला टीचर हैं उनको आप बताएं, वो आपको बता देंगे कि फॉर्म किस तरह फिल करना है और कब सबमिट करवाना है। मैं गई तो वो खातून थी, उन्होंने कहा भाई इस तरह करो तुम, और ये फॉर्म अभी सबमिट करवाना है, अभी जाओ, अभी फ़ीस पे करो, अभी आके फॉर्म सबमिट करवा दो। अच्छा, ये अपने ऑफिस से टाइम लेकर आए थे और मैं परेशान हूँ, उनको तो ऑफिस जाना था अपने। तो मैंने कहा कि मिस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये फॉर्म कल आके जमा करा दूँ? ये नहीं भाई, अभी जमा होगा, लास्ट डेट है आज। मैंने कहा वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना जाना था, तो मैंने कहा कि ऐसा ना उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए। कि नहीं, जो बाहर लड़का खड़ा तुम्हारा शौहर है वो? मैंने कहा जी मेरा शौहर है। लड़का तो कहने की मैं कज़न के साथ आ गया तुम? मैं कह नहीं मेरे शौहर है। अच्छा चलो ठीक है। उसी में बताया उन्होंने मुझे भाई ये चीज़ें तो मैं ये सब इसमें अटैचमेंट जो है इन चीज़ों की जो है साथ में लगेंगी चीज़ें सारी, और ये तुम्हारा जो है वाउचर है, इसको तुम सबमिट करवाना और ये सब कुछ करके तुम कल आराम से अपना फॉर्म जमा करवा देना, कोई मसले की बात नहीं है। तुम अभी फ़ौरन जाओ, तुम्हारे शौहर लेट हो रहा है ऑफिस से। तो मतलब एक रिस्पेक्ट मिली ना, वो कज़न होते तो कौन रिस्पेक्ट देता है इनको। सही बात है, वो नहीं फिर दूसरी लड़कियां रिस्पेक्ट दे रही होती। तो मैंने देखा शादी के बाद ना बड़ा जब पढ़ने के जब पढ़ने गई मैं, उसमें भी बड़ा मज़ा आया कि मैंने ना लड़कियों को बताया था कि मेरी शादी हुई हुई है। तो इनका फ़ोन आया कि भाई तुम क्लास में बैठ गई, सब कुछ सही है। ये भी लग रहा था इनको भी कि पहली दफ़ा बच्चे को स्कूल भेजते ना, इनकी वही हालत थी कि फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ। तो मुझसे पूछने लगे भाई सब कुछ सही है ना सब? मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, छुट्टी टाइम पे आ जाइएगा आप। तो मेरी दोस्त मेरे साथ थी, मैंने आहिस्ता से बात करके फ़ोन बंद कर दिया कि नहीं किससे बात करी थी? मैंने किसी से नहीं। कहीं बता दो यहाँ सबके होते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहा नहीं भैया, तो शौहर से बात कर रही थी। अच्छा तुम्हारे हस्बैंड है? मैंने कहा हाँ। तुम्हारी शादी हुई है? मैं कहा जब भी हस्बैंड है। तो कहेंगे अच्छा थोड़े 2 कदम आगे बढ़ी होगी। कहने यार बड़ी कंफ्यूज हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम करके बात करूँ या आप करके बात करूँ? मैंने कहा भाई हूँ तुम्हारी उम्र की मैं। तो बड़ा मज़ा आता था मुझे शादी के बाद। जब मैं जाती थी कॉलेज, कैंटीन में स्पेशली लड़कियों के पास से पैसे निकलते थे, जब हम जाते चाट वगैरह होती थी, एक लड़की होती थी जाती थी सबकी चाट ले आती थी, वो चाट भी और कोल्ड ड्रिंक भी। तो वो सबसे पैसे थे, किसी के पास 50 का नोट निकल रहा है, किसी के पास बहुत और 100 रुपये, और मेरे पास से हमेशा निकलते 500 रुपये, 1000 रुपये। तो कहते हैं यार हम भी सोचते हैं शादी के बाद पढ़ना चाहिए, इसके पास बड़े बड़े नोट निकलते हैं। तो अच्छा ये तो इनके लिए, ये तो कॉलेज के अंदर होती थी। जब मैं इनको बाज़ शुरू में मैं इनको पिक करने जाता था, तो शादी से पहले तो हम गर्ल्स कॉलेज के बाहर कभी खड़े ही नहीं हुए। तो ये काम इन्होंने करवा दिया शादी के बाद। तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा करता था कि शादी के बाद गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हुए अपनी बीवी को लेने के लिए, लेकिन दुनिया को थोड़ी पता है बीवी को लेने के लिए खड़े हुए। खैर, शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, वो उनका अंदाज़ ही यही होता है कि यार अब तुम्हारी शादी हो गई है। तो शादी हो गई ना, अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा इंजॉय करें, बच्चे हो गए। और अल्लाह ताला ने देखिए लाइफ में वेरिएशन क्यों रखी है, इसीलिए रखी है कि आप उकताएं नहीं। बिल्कुल। अगर बचपन हमेशा रहे ना तो आप उकता जाएंगे। जवानी इतना खूबसूरत टाइम है, वो ज़्यादा लंबा हो जाए ना उकता जाएंगे आप। अल्लाह ताला ने ऐसी वेरिएशन रखी है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हर चीज़ अब चेंज होती है तो नई खूबसूरतियाँ लेकर आती है आपके पास, नई तब्दीलियाँ लेकर आती है आपके पास। तो जब हम उन तब्दीलियों को इंजॉय कर रहे होते हैं तो ज़िंदगी हमारी और खूबसूरत से खूबसूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की वजह ये भी होती है कि वो उस चीज़ से हम गुजर चुके होते हैं ना, तो हम इसलिए आपको बताते हैं कि ये लोग समझते हैं ना शादी के बाद उन कामों का शायद वो मज़ा ना हो, लेकिन ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि शादी पहले वाले काम शादी के बाद किए जाए तो वाकई बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, ये हमारे ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, और साथ साथ हमने बहुत लोगों से बातें की हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये जब लोग हमें अपने बारे में बता रहे होते हैं, सक्सेस स्टोरीज की लाइन है हमारे पास। मतलब हम जब कोई बातें बता रहे हैं, ऐसा कोई नई बातें नहीं है। आप अगर गौर करेंगे अपने अतराफ में, ऐसे बहुत सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन एक रिमाइंडर है ये, अगर आप भूले हुए हैं इस लेसन को तो इसको याद कर लीजिए। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने पैशन को, शौक को, हॉबीज़ को वक्त दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा किस तरह खूबसूरती आती है। ख़ुद को फरामोश मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।